नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर। और आप सुन रहे हैं एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 19वां। अब आगे। एना का घर कालकाजी के इलाके में था, जो कि सबसे करीब था, इसलिए पहला पड़ाव उनका वही बना। घर क्या था, जैसे दोनों किसी महल के सामने जा खड़े हुए हो। गेट पर 2 हथियारबंद गार्ड्स का पहरा था, जिन्होंने पुलिस की वर्दी का रौब तो क्या ही खाया, उल्टा कुछ पूछने से पहले ही सवाल कर बैठे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? एना से मिलना है। अपॉइंटमेंट है आपके पास? सुनकर जोशी और विराट एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अगर नहीं है तो पहले फोन करके मुलाकात का वक्त हासिल कीजिए, उसके बाद आइएगा। भाई, यहाँ गार्ड ही हो ना तुम दोनों? आपको कुछ और दिखाई देते हैं? नहीं, मगर तुम लोग भी तो कुछ देखो यार। जोशी बड़े ही रूखे स्वर में बोला। या पुलिस की वर्दी पहचान में नहीं आ रही? बराबर आ रही है सर, लेकिन बगैर इजाजत तो हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। तो फोन करके परमिशन ले लो। सॉरी, नहीं कर सकते। जोशी ने घूरकर उन्हें देखा। कोई फायदा नहीं होगा सर, बेबी ने साफ कह रखा है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, चाहे आगंतुक कोई मिनिस्टर ही क्यों ना हो। उनका जवाब सुनकर जोशी तिलमिलाकर रह गया। मैं फोन करता हूँ उसे, कहकर विराट ने मोबाइल निकाला और एना का नंबर डायल कर दिया। कई बार बेल जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल अटेंड की गई। कौन? उधर से पूछा गया। इंस्पेक्टर विराट सिंह राणा। कहिए, क्या बात है? हम आपके घर के बाहर खड़े हैं। खामखा खड़े हैं, कहीं बैठ जाइए वरना पांव दुख जाएंगे। तुम एना ही बोल रही हो ना? जी हाँ। तो फिर हमें भीतर आने दो, कुछ सवाल करने हैं। किस बारे में? तुम खूब जानती हो किस बारे में। शाम को आइएगा, मैं अभी बिजी हूँ। 3 बज तो चुके हैं, अब शाम होने में क्या बचा है? शाम का मतलब है 6 बजे के बाद। एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त महज पूछताछ की ख्वाहिश रखते हैं हम। शाम को पूरे पलटन के साथ यहाँ पहुँच जाए। फिर होगा ये कि तुम्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाएंगे और जो पूछताछ करनी होगी वह हेडक्वार्टर में होगी। अरे, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? इस वक्त मैं आप लोगों को अटेंड कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर वैसा इसलिए कह रही हो क्योंकि गहरे नशे में हो तो डोंट वरी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन पर थोड़ी देर के लिए चुप्पी रही। बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? मोबाइल गार्ड को दीजिए। विराट ने थमा दिया, जिसके 2 मिनट बाद वह जोशी के साथ एना के बेडरूम में था। हैरानी की बात थी, लड़की ने उन्हें ड्राइंग रूम के बजाय बेडरूम में बुला लिया था, जिसकी वजह वहां जाकर ही समझ में आई। वह वाकई नशे में थी, जिसका अंदाजा विराट को उसके लहजे से ही हो गया था। दोनों को वहां पहुंचा देखकर वह उठी और पलंग के सिराने के साथ टेक लगाकर बैठ गई। जो गार्ड दोनों को वहां छोड़ने आया था, एना ने उसी से कुर्सी मंगवा ली और दोनों को बैठने का इशारा कर दिया। बात सिर्फ नशे की नहीं इंस्पेक्टर, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने शाम को आने के लिए कहा था, मगर आप लोग तो धांव से दिखाने लग गए। कहिए, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहते हैं मुझसे जो बाद में नहीं किया जा सकता था? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? एना मार्टिन। इंडियन ही हो ना? अब हूँ। मतलब? देश जब गुलाम था तभी मेरे परदादा जी इंग्लैंड से यहाँ दिल्ली आ बसे थे और इंडिया उन्हें इतना पसंद आ गया कि आज़ादी के बाद भी वापस नहीं लौटे। मैं 4थी पीढ़ी से हूँ, जिसका जन्म यहीं दिल्ली में हुआ था। डैड का नाम बताओ। जैकब मार्टिन। करते क्या है? चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन के मालिक हैं। हैरानी है कि आप उनके बारे में नहीं जानते। अब जान गया हूँ, थैंक यू। बस यही जानने आए थे? नहीं। फिर? तुम्हें यह बताने आया है कि रोहतास और सैंडी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, मगर ये कहते हैं कि जो भी किया हुआ बाकी पापियों के साथ मिलकर किया था, इसलिए दोषी तुम सब हो। ऐसा कहा उन दोनों ने? हाँ, साफ साफ कहा है। ये साला सैंडी मरवाएगा सबको। यानी सच कहा था? पहले पता तो लगे कि कहा क्या है। यही कि राहुल का कत्ल तुम सबने मिलकर किया था, जिसके बाद राहुल की डेड बॉडी को मेरठ के पास ले जाकर जला दिया गया, जबकि मधु की लाश को हवेली से 100 मीटर की दूरी पर एक कब्र में डालकर आग लगा दी गई थी।
तुम अपनी तरफ से कुछ जोड़ा घटाव करना चाहती हो? लड़की थोड़ा परेशान नजर आने लगी। अगर कहना चाहती हो तो अभी कर लो, वरना बाद में जो भी कहोगी उसे तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी ही समझेंगे हम। पागल हो गया है बहनचोद। व्हाट? सॉरी, आपको नहीं, सैंडी को बोल रही हूँ। जरूर उसका दिमाग हिल गया होगा, वरना ऐसी बात भला कैसे कबूल कर सकता है जो उसने किया ही ना हो। मुझे तो लगता है उसने जो कुछ भी कहा आपसे वह खुद नहीं कहा, बल्कि उसके मुंह से कहलवाया गया था। किसने कहलवाया? हवेली के पिशाच ने। जरूर वह सैंडी और रोहतास के दिमाग पर कब्जा कर चुका है, बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, मगर इतना बुरा हाल तो किसी का नहीं होगा। कैसा नुकसान? रात को सपने में आता है, हमें धमकाता है, मौत का खौफ दिखाता है और हर बार एक डायलॉग बोलकर जाता है कि उसकी सल्तनत में कदम रखने की सजा तो हमें भुगतनी ही पड़ेगी। अरे, सपने की बात भी कहीं सच होती है क्या? पता नहीं, लेकिन बार बार एक ही सपना आने पर हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। देख लेना आप लोग, वह एक एक करके हम सारे दोस्तों को खत्म कर डालेगा, जैसे राहुल को किया, मधु को किया। राहुल का कत्ल वह क्यों करता, जबकि तब तक तो तुम लोग उसकी हवेली में कदम तक नहीं रखा था? पता नहीं क्यों किया इंस्पेक्टर, लेकिन किया उसी ने था। इस बात का अब यकीन होता जा रहा है मुझे। कुल मिलाकर तुम सैंडी और रोहतास की बातों को झूठा बता रही हो, है ना? सिर्फ कत्ल वाली बात को। वह हिचकिचाते हुए बोली। हाँ, मैं इतना कबूल करती हूँ कि दोनों लाशों को चिता के हवाले हमने ही किया था, कहकर उसने सैंडी और रोहतास की कही बात को ज्यों की त्यों दोहरा दी। फिर बोली, उस जुर्म के लिए आपका कानून जो भी सजा देगा, हम पापी उसे भुगतने को तैयार हैं, लेकिन कत्ल हमने नहीं किया, किसी और ने किया था। मुझे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं कि कोई चुड़ैल अपने हाथों की लंबाई बढ़ा सकती है या 60-70 किलो के लड़के को पकड़कर उड़ती हुई आसमान में पहुंच सकती है। इसलिए सच बोलो मैडम, वरना तुम और तुम्हारे जिंदा बचे बाकी दोस्त भी यूं ही एक एक करके मौत का निवाला बन जाएंगे। सच वही है जो हम आपको बता चुके हैं। आपको अगर लगता है कि दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते, तो जाकर पहले इस बात का पता लगाइए कि हमने जो देखा वह क्यों मुमकिन हो पाया। तुम क्या सोचती हो कि पुलिस इस बात से अनजान है कि राहुल की मौत कैसे हुई थी? विराट ने तुक्का मारा। हमें उस बारे में सब पता है, यह भी कि कैसे टंकी में डुबकी लगाने के बाद अपनी जान से हाथ धो बैठा था। जवाब में लड़की यूं हकबकाई कि विराट को यकीन आ गया कि उसका तुक्का पूरा का पूरा नहीं तो आंशिक रूप से सच था। अब क्या कहती हो? प्रत्यक्षता उसने पूछा। हमारे सवाल का सच सच जवाब दोगी या राहुल की हत्या के इल्जाम में तुम सब जेल जाओगे? मुझे उस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। गिरफ्तार करना चाहे तो बेशक कर सकते हैं, मगर किए नहीं रह पाएंगे, इसकी मैं गारंटी करती हूँ। तुम अपनी पोजीशन नहीं सुनना मुझे कुछ भी। विराट की बात काटते हुए वह बोली, जो होगा भुगत लूंगी, अब आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। इसके विपरीत अगर गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मुझे डैड को कॉल करके बताना होगा। कहिए, क्या जवाब है आपका? नहीं, इस वक्त हम तुम्हें हिरासत में नहीं लेंगे, कहता हुआ विराट उठ खड़ा हुआ। सबके सब एक नंबर के झूठे और कमीने जान पड़ते हैं सर, गाड़ी स्टार्ट करता हुआ जोशी बोला। पता नहीं किस मुगालते में जी रहे हैं। मुगालता बस बड़े बाप की औलाद होने का है जोशी साहब, उसी कारण सबको लगता है कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गिरफ्तार हो भी गया तो उसके बाप आसानी से छुड़ा ले जाएंगे उन्हें, जो कि काफी हद तक सच भी जान पड़ता है। तत्पश्चात गाड़ी में चुप्पी छा गई। आधे घंटे बाद दोनों वानी कुलकर्णी के घर पहुंचे, जिससे मुलाकात करने में कोई अड़चन सामने नहीं आई। भीतर इस बात की खबर पहुंचते ही कि पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है, वानी ने दोनों को अंदर बुला लिया। करीब 10 मिनट सवाल जवाब चले। उस दौरान वानी ने भी लाश जलाने की बात कबूल कर ली, मगर कत्ल किया होने की हामी भरने की ना तो विराट और जोशी को कोई उम्मीद थी, ना ही लड़की ने उस बात को कबूल किया। वहां से निकलकर दोनों एक बार फिर अपनी गाड़ी में सवार हो गए। ये सब चल क्या रहा है सर? कुछ नया नहीं जोशी साहब, जब भी कोई बड़े बाप का बेटा आपराधिक मामलों में इन्वॉल्व पाया जाता है तो ये सब होकर रहता है। मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा अगर कल को ये पता लगे कि सबके सब किसी बड़े क्रिमिनल लॉयर से मिल आए थे, जिसने उन्हें राय दी होगी कि लाश जलाने वाली बात कबूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह छुपाने वाली बात नहीं थी। साथ ही इस बात का भी भरोसा दिलाया हो सकता है कि उस मामले में उन्हें कोई सजा नहीं होने देगा। क्या सच में बच सकते हैं? बच भी सकते हैं। अभी हम बसंत कुंज चल रहे हैं, वहाँ क्या है? अरशद अहमद का घर है सर। सॉरी,
ठीक है चलो।